नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी से प्रदीप चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा चंदन चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, जहां राज्यपाल बलियान आकाश सक्सेना की भी चर्चाएं फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल होने की ओर तेज हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये बगावत न सिर्फ सपा बल्कि विपक्ष के इंडिया धड़े के लिए भी एक बड़ा झटका है। देखिए खास रिपोर्ट। अंतरात्मा की आवाज सपा को झकझोरा। प्लान बदलने जा रहे अखिलेश यादव, क्या अलग मुसीबत में कांग्रेस। यूपी में चुनाव राज्यसभा के हुए थे, लेकिन रणनीति लोकसभा की बनी थी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के बहाने 2024 चुनाव की पुख्ता रणनीति तैयार की थी। बीजेपी ने सपा के उन विधायकों को संपर्क किया जो बीजेपी की कमजोर सीट पर सपा के मजबूत नेता रहे हों, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी कमजोर सीटों को मजबूत कर सके। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग की। एक ने वोट नहीं डाला। नतीजा ये हुआ कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में से 8 बीजेपी जीत गए। सपा के हिस्से केवल 2 सीटें आईं। बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने में कामयाब रही, जबकि सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को हार का मुख देखना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में सपा को जो झटका लगा है, उसने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव का पूरा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है। मुश्किल कांग्रेस की भी बढ़ गई है, क्योंकि एसपी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से कुछ अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं से आते हैं। इन विधायकों की अंतरात्मा की आवाज ने सपा को जिस तरह से झकझोरा है, उससे कांग्रेस में भी हलचल है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे, उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। सपा विधायकों की बगावत का असर इंडिया के मनोबल पर पड़ा है। गठबंधन के नेताओं को डर है कि ये बगावत कहीं लोकसभा की जिताऊ सीटों का भी गणित ना बिगाड़ दे। सपा अपना कुनबा बचाकर नहीं रख पाए। अखिलेश के भरोसेमंद चेहरों में शुमार सपा के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने मतदान के दौरान ही इस्तीफा दे दिया। पांडे उन सपा विधायकों में शामिल रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। सरकार और सत्ता का दुरुपयोग करके भले कुछ लोगों को अपने दल में शामिल कर ले, लेकिन उससे जनता का वोट मिलने वाला नहीं है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे सवाल पूछ रही है, और इन सब सवालों का अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और ना ही अब समय बचा है कि वो इन पे काम कर सके। मिशन 24, बगावत से टेंशन में अखिलेश के लिए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आंख खोलने वाले हैं। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपना घर दुरुस्त करना है। 7 सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक और एमएलए ने मतदान से दूरी बनाए रखी। बागी विधायक, 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 पिछड़े, 1 दलित। लोकसभा चुनाव की घोषणा में सिर्फ अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अखिलेश यादव को पूरा गेम प्लान ही बदलना पड़ सकता है।
सहयोगी कांग्रेस ने सपा विधायकों की बगावत पर कहा कि कांग्रेस ने तो गठबंधन धर्म निभाया। हमारे दोनों विधायकों ने सपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया, लेकिन ये सपा को देखना है कि उससे कहां गलती हुई। जो व्यक्ति पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है, उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ धोखा करते हों, जो पार्टी के साथ कहीं न कहीं गद्दारी कर रहे हों, निश्चित उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। सपा विधायकों की बगावत, कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों? बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले एसपी के एक और विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से चुनकर आए हैं, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति अमेठी विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने वोट ही नहीं डाला। रायबरेली और अमेठी ये दो लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि 2019 आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में उलटफेर करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी को हराया था, जबकि सोनिया गांधी अपनी रायबरेली सीट बचाने में कामयाब रही थी। सोनिया अब चुनावी राजनीति से दूरी बना चुकी है। रायबरेली से शायद कांग्रेस उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार सकती है। कांग्रेस की उम्मीदों पर फिर न जाए पानी। सपा ने पहले भी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ी है। गठबंधन न होते हुए भी अब तो दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 में से 17 सीटों पर लड़ेगी। इनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है, जहां कांग्रेस को सपा विधायकों से तगड़े समर्थन की आस थी। हालांकि हालिया बगावत से कांग्रेस की उस आस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस वहां अपना हाथ मजबूत कर पाएगी या फिर बीजेपी कमल खिलाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी हलचल है, उस पर यह खास रिपोर्ट आपने देखी। फिर लगातार खबर पर चर्चा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में किस तरह के सियासी हलचल है उसको लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी और समाजवादी प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी ओम प्रकाश जी, अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल है, राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके बाद अब लगातार विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जो है जा सकती है, और खास तौर पर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम यहां पर बीजेपी कर रही है। जागृति जी, इन लोगों का अपना घर तो संभलता नहीं, अपना कुर्बा तो संभल नहीं हुआ। ये पार्टी में भगदड़ हुई है, और कोई भी जागृति जी बुद्धिमान आदमी डूबती हुई नाव पर सवार नहीं होना चाहता। वो 2014 से लगातार परिणाम देख रहा। जो लोग फर्जी नारे लगा रहे हैं, हमारी नकल करने का कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 80 के 80 जीतेंगे। राज शर्मा भी 80 जीतने को तैयार है। 5 सीट बता दे कौन सा जीतेंगे। दुविधा तो ये है कांग्रेस को लेकर के कि भैया एक तो जो इनकी पुश्तैनी सीट है अमेठी और रायबरेली, अमेठी छोड़ करके चले गए वायनाड, माताजी रायबरेली छोड़ कर चली गई राजस्थान। तो अब तो केवल कांग्रेस की इस बात की चर्चा उत्तर प्रदेश में है कि देखिए अमेठी में राहुल गांधी जी हिम्मत जुटाते हैं कि नहीं जुटाते हैं, और जो रायबरेली की पुश्तैनी सीट है उस पर कौन लड़ेगा। क्या उनकी यही, तब लड़ना तो इनके परिवार को ही है। अगर 2 सीट घोषित होगी तो उसमें 2 अमेठी और उनकी घोषित। दूसरा, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि पीडीए परिवार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा। इनका पीडीए परिवार छोटा होता जा रहा और सैफई परिवार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा। आप देखिए ना, जो पहली सूची इन्होंने जारी किया, पहले इनकी पार्टी में 3 नेता हुआ करते थे सैफई खानदान के, आज 6 पार्लियामेंट के कैंडिडेट है। तो परिवार माने पार्टी और पार्टी माने परिवार, ये इनकी स्थिति है। दूसरा ये है कि इनके पास न कोई मुद्दा है, न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है,
एक पार्टी जो दोनों लड़के मिले हैं वो 2017 में भी मिल चुके थे और मतगणना के बाद ये अनुबंध कैसे टूटा इसको पूरा प्रदेश और देश ने देखा। इस बार भी हताशा की स्थिति में कांग्रेस जो इस देश की किसी जमाने में 400 के पार थी आज 44 पर पहुंच गई, किस प्रकार से किन शर्तों पर घुटना टेक दिया। और ये अनुबंध सबको पता है कि ये मतगणना तक ही है, मतगणना के बाद इनका टूट जाएगा। जो अनुबंध हुआ है उसमें आप देखिए 543 सीट में 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश की, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। जागृति जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनकी एक सीट बची है माता जी वाली, और एक पार्टी के 3 सीट बची है, यही बची है 80 में ना, 3 और 1। अब लड़ाई दोनों ने इस बात का किया कि हम हारे चाहे जीते, सरकार तो नहीं बनी, सरकार तो देश को पता है किसकी बन रही है। चर्चा ये हो रही है कि 400 पार में हम कितना आगे पीछे रहेंगे। इन्होंने समझौता इस बात का किया है कि आप गांधी खानदान को बचा लो, हम सैफई खानदान को बचा ले, बाकी पार्टी। जागृति जी आप सुनिए, जयंत चौधरी जो इनके मुख्य पिलर थे, उनका दर्द जानती है क्या है? ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है। इन्होंने ईमानदारी तो किया नहीं, प्रत्याशी दिया है अपना दिया जो है कांग्रेस और सपा की भी प्रतिक्रिया। ठीक है ओम प्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास, कांग्रेस और सपा की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राज शर्मा जी अब जिक्र कर रहे हैं 80 में से 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मैदान में होगी, और खासतौर पर जिक्र है अमेठी और रायबरेली सीट का, जहां पर अमेठी में 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली सोनिया गांधी थी, उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया। अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी जो साथी रहे हैं जिन्होंने अभी बीजेपी का दामन थामा है, वो अधिकतर अमेठी और रायबरेली सीट से ही थे। जागृति में जी मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। मैं ओपी भाई से एक ही बात कहना हूं, इधर उधर की बातें मत करो, सिर्फ ये बताओ 10 साल में करा किया आपने। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक किसी पार्टी की नेता, वो भी महिला, अगर वो तबियत उनकी कम सही रहती है, आप उसके लिए ताने कसें, आपको आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। ओपी भाई, हालांकि मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये आप लोगों के संग एक विडंबना है। आप दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आप ही से पूछूं 10 साल में आपने क्या किया बताइए ना। अपने कहे झूठे को ही झूठा कहा, आप क्या करा बताइए। कोई ऐसा एक कॉलेज बताओ, एक ऐसा अब आपने 4 एम्स बना दिए, वो तो पहले से बने थे ना। आपकी नया विजन जो कहते हो, ठीक है, विजन क्या था? कार्यकाल का जिक्र नहीं, आज तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का जिक्र है। राज शर्मा जी, ये धाराशायी हो जाएंगे जागृति जी। मैं दावे के संग कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जिसे चिंदी गठबंधन कहते हैं, बदतमीज गठबंधन है। ये अगर 150 सीट पार कर जाए तो कहना, ये अभी लग रहा है इन्हें लग रहा है ये इन्होंने जो परिपाटी डाल दी ना, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ओपी भाई। अभी तो आप लोगों को एक सिलेबस की डायरी मिल जाती है, उसी के पन्ने पलट लेते हो आप लोग। मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। आपने आज तक, मैं इतने चैनलों में आपके संग बैठा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो आपके कम पढ़े लिखे नेताओं का विजन हो। फिर कह रहा हूं, कम पढ़े लिखे नेताओं का विजन हो, बता दीजिए आप। फिर दोबारा कम पढ़े नेता आप लोगों का विजन हो। एक यूनिवर्सिटी गिनाओ, एक मेडिकल कॉलेज गिनाओ, मुझसे पूछे मैं बता दूं। ठीक है, मैं ओपी शर्मा जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले भुवन भास्कर जोशी जी से पूछ लेते हैं। भुवन जी, आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन एक तरफ आपके मुखिया कहते हैं कि पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के मतदान के दिन आपके साथी आपका साथ छोड़कर चले गए। अब लोकसभा में कैसे तैयारी होगी? देखिए, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पूरा देश जानता है, इस देश में भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेके देश को एक नया मॉडल देने का काम करते हैं।
चंडीगढ़ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वोटों की, लोकतंत्र की हनन होता है, वोटों की चोरी करने का काम करते हैं, ऑन कैमरा करते हैं। ये देश को नए ट्रेंड देने वाले लोग हैं। और जब ट्रेंड जनता की अदालत के बीच में जाएगा, 2024 का चुनाव जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी मैं ओपी सिंह जी का, जो हमारे सीनियर पुराने नेता हैं, उनसे उनकी बात को सुन पा रहा था। वो कह रहे थे परिवारवाद है। मैं पूछना चाहता हूं ओपी सिंह जी, आप में हिम्मत है? आप कल्याण सिंह के बेटे का और पोते का टिकट काट के दिखाएंगे? आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद परिवारवाद की पाठशाला, उनके चाचा क्या थे? उनके चाचा बहन थे नहीं थे? उनके चाचा सांसद थे नहीं थे? तो आप, और दूसरा कहना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, आशुतोष टंडन, लालजी टंडन, ये परिवारवाद की तो प्रथम पाठशाला है। ये परिवारवाद की बातें कैसे कर पाएंगे? और रही बात घोसी की जनता ने इनको बताने का काम करा। आपके मुख्यमंत्री लगे, उप मुख्यमंत्री लगे, आपके कैबिनेट के उत्तर प्रदेश के मंत्री लगे, दिल्ली के सांसद लगे, दिल्ली के कैबिनेट लगे, हाल क्या रहा? जनता ने आपको सड़क पे ला दिया। जब जनता का चुनाव आएगा तब पता चलेगा इनकी कितनी जमीन खिसक चुकी है। वो जो युवक है जिसकी ये परीक्षाएं लीक करा रहे हैं, वो स्टूडेंट है जिनकी परीक्षाएं लीक करा रहे हैं, जिन्हें दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं पुलिस वाले इनके। मैं कहना चाहता हूं, ये वोट मांगने जाएंगे, वो युवक और नौजवान इनको घर में घुसने नहीं देगा वोट मांगने के लिए, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे। ये हाल इनका होने वाला है। ठीक है, ओपी शर्मा जी क्या कुछ कहना, ओपी सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आरोप परिवारवाद का, आरोप सत्ता के दुरुपयोग का, उसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे गिना रहा है विपक्ष जिसको लेकर के जनता के बीच पहुंचेगा। आप कैसे इनको डिफेंड करेंगे? जी बिल्कुल कहा। देहात में कहावत है जागृति जी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इंडी गठबंधन 7 जो है बाज नेताओं की गठबंधन है। क्या कहा मैंने? 7 परिवारवादी और 8 घोटालेबाज नेताओं का जो गठबंधन है उसी का नाम है इंडी। दूसरी बात, तड़ी पार वालों का तो गठबंधन नहीं है ओपी भाई। ठीक है तड़ी पार वालों का हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है तड़ी पार जो हुआ हो। हाँ सुनिए, हमारे यहाँ नेता डिग्री दिखाता है, ऐसा राज शर्मा ने पढ़ा लिखा है, यात्रा, फोटो सेशन और टीवी पर बोलने आप लोगों के जैसे नहीं है। के बीच में कहीं आपका कुछ है नहीं। सही बता रहा हूँ ओपी भाई, नेता जो अरे पढ़ा लिखा, हमारे नेता से डिग्री मांगो, आपके नेताओं की तो डिग्री नहीं है भाई। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, मुझे उसका दीजिए, यूनिवर्सिटी बताओ एक। शांत रहो नहीं, 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बताइए। हाँ बता रहा हूँ, शांत हो जाए। मेरा यह कहना है कि मैं तो 10 साल की उपलब्धि बताऊंगा तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, लेकिन राहुल गांधी एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए 10 साल तक ना ओपी भाई अमेठी के सांसद ओपी भाई 75 साल में 58 आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। अरे एक क्यों नहीं बताना चाहते हो भाई? सबसे पहले एक कॉलेज का नाम बताइए जिसका वर्ल्ड में नाम हो, ऐसे स्टेटस का कॉलेज बनाया हुआ आपने। कांग्रेस का जो पाप 370 भाई, यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं बता रहे? राज शर्मा जी, हमने समाप्त की। राज शर्मा जी, कई मुद्दे 370 हमने समाप्त किया। ठीक है, जो नेहरू जी का पाप था, नारी बंधन विधेयक हम लाए। अरे भाई ओपी भाई, ओम प्रकाश कानून हम लाए रहते हो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राज शर्मा जी, आप लगातार इन मुद्दों को लेकर के 2019 के चुनाव में भी मैदान में थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद जन समर्थन मिला नहीं। अब 2024 में भी अगर यही रणनीति रहेगी तो लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा। 543 में आ गए। इन्होंने भी गाँव में एक कहावत है, चोट्टा मचाए धुंध, चोट्टा मचाए धुंध। इन्होंने धुंध मचा के इमोशनल भाव दे के अब तो वोट पा लिया, लेकिन जिस लड़के के रोजगार के नाम पे इन्होंने 2014 में वोट पाया था और 2019 में जिस सैनिकों की बलिदान का आपने मांगा था, वो सब देख रहे हैं। इस बार आपको राम भगवान का शराब चढ़ेगा, हनुमान जी का शराब चढ़ेगा और आप लोग हार जाओगे। अच्छा, अगर हार का डर नहीं है, इतना क्यों गुलामियों की तरह गुजर रहे हो बताइए आप? अगर हार का डर नहीं है तो देखो राजभर को बनाओगे मंत्री, अगर नहीं बनाओगे छोड़ के चला जाएगा। अरे आप लोग लालचो देश की हर चीज को बेच रहे हो, देश की संसाधनों को बेच रहे हो, देश के रत्नों को बेच रहे हो आप लोग। मुझे भुवन भास्कर जोशी जी से प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है,
माफ कीजिएगा भुवन भास्कर जी, अब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी पार्टी तोड़ रही है, लेकिन आपके खुद के साथी भी तो उनके साथ जा रहे हैं। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है। अब लोकसभा चुनाव में जब चेहरे उतारेंगे तो फिर किस उस पर जनता आप पर विश्वास जताएगी, क्योंकि आपके तो खुद के साथी आपके साथ नहीं है। देखिए मैं नेता कहते हैं कुकुर मुत्ते थे, ठीक है थे। ओपी सिंह जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। भटकती आत्मा है। ये क्या दिक्कत है इनको डॉक्टर को दिखवाइए। ठीक है भुवन जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से खुद थोड़ी चुनाव लड़ रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, AID ये चुनाव लड़ रही है, हटा दीजिए। चुनाव नहीं जीत पाए 2014 से नगर निकाय का लोकसभा विधानसभा तो छोड़ो, एक नगर निकाय का भी चुनाव नहीं जीत पाए जनता पार्टी के। मेरे समय में समाजवादी पार्टी के समय में बोल रहे हैं, मैं इनको सुन रहा था इतनी देर से, आपने देखा होगा। ठीक है भुवन जी, आप बात रखिए। ठीक है ओपी प्रकाश, बड़ी बड़ी बात करते हैं तो नगर निकाय का चुनाव तो जीत नहीं पाते। ठीक है ओपी सिंह जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। ओपी सिंह जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ओपी भाई भूल जाते हैं कि ये पक्ष के प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है भुवन भास्कर जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चंडीगढ़ में ऑन कैमरा बेईमानी करने का, ये जो लोग कैमरे के सामने बेईमानी कर सकते हैं वो पीठ पीछे कितनी बेईमानी करते हैं दिख तो रहा है। किसी को CBI का डर, किसी को इनकम टैक्स का डर, किसी को ED का डर, किसी को जेल का डर, यही दिखा के तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो परिणाम घोषी का है, वही परिणाम इनको 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा से लोग इनको इनकी जो हकीकत है वो दिखाने का काम। 80 में कितना जीतेंगे? ठीक 80 की 80 जीतेंगे। एक मिनट भाई जवाब दे दो मेरा। और ये भी एक कहता 80, एक कहता 75, एक कहता गठबंधन 75। तो भैया आप जीतोगे क्या? 80 में कितना हम इस बार मोदी जी भी हारेंगे। लो आपको पता है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ओपी भाई आप ही के प्रवक्ता ने कहा था, मेरी बात सुन लीजिए, आप ही के प्रवक्ता ने कहा था कि 30 से 35 नकारे MPO के टिकट काटेंगे हम। अब आप बता दो 30 और 35 जो MPO के काटोगे उसमें वाराणसी का MP है? इतना बता दो। आप ही के प्रवक्ता ने मुझसे कहा था ठीक है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ए बुरे वक्त अमेठी से जरा सादगी से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। ये याद रखना, वो बनोगे 2 ही सीटें, वही 2 सीटें भीख में देंगे हम आप लोगों को। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा को करने के लिए। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज है तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को तोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि अपने खुद का परिवार अन्य पार्टियां संभाल नहीं पा रही है। ऐसे में जनता के बीच में किस तरीके से समर्थन मांगा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।